वेलकम टू माय चैनल। तो हमने एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, हमने क्या पढ़ लिया था, एटॉमिक साइज दो पढ़ ली थी हमने, एटॉमिक साइज पढ़ लिया था और एक आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ ली थी। ठीक है, तो दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। आज जो इस वीडियो में हम करेंगे, आज हम करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हैं और बची हुई है, वो आज की वीडियो में हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे पहले तो पता होना चाहिए होती क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, आइसोलेटेड का मतलब अकेला, अकेला प्रेजेंट हो, आइसोलेटेड प्रेजेंट हो। और आइसोलेट किस फॉर्म में हो सकता है, गैसियस स्टेट में हो सकता है। ठीक है ना, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो क्योंकि जब गैसियस स्टेट में होगा तभी उसके एटम्स क्या होंगे, एटम्स दूर दूर होंगे, है ना, तो वो आइसोलेट फॉर्म में आ जाता है। तो आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म के किसी भी एटम के अगर आउटर मोस्ट शेल में, जैसे ये है, ये न्यूक्लियस है और ये शेल्स हैं, ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल हो गई। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन एंटर करवाते हैं, एंटर मतलब एक्सेप्ट करवाते हैं या ऐड करवाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड कराते हैं, तो उसमें इस प्रोसेस में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, इस प्रोसेस में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा EGH। EG का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन और H एंथैल्पी का साइन होता है, तो इससे हम डिनोट करते हैं इसको। फिर से सुन लीजिए, आउटर मोस्ट शेल में किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम की वैलेंस शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, उसमें जितनी एनर्जी चेंज होता है, एनर्जी चेंज में बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें बच्चों कहीं पर एनर्जी रिलीज होती है, कहीं पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कुछ भी हो सकता है प्रोसेस में, डिपेंड करता है वो किस में आप इलेक्ट्रॉन एंटर करा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी एनर्जी चेंज होगा इस प्रोसेस में, उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मोस्टली रिएक्शंस में, मोस्टली प्रोसेस में जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी, यानी कि बाहर निकलेगी, या कह लीजिए कि मोस्टली द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी, कहीं कहीं पर एब्जॉर्ब होती है, वो हम एक्सेप्शन में वो केसेस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम, ठीक है, टू कन्वर्ट, उसको कन्वर्ट करने के लिए इट इनटू अ नेगेटिव आयन। जैसे ये देखिए, अगर हमारे पास एक गैसियस एटम है और आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा रहे हो, तो क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, एनायन बन जाएगा ये। इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी चेंज होगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into a negative ion में convert करने के लिए the enthalpy change during the process is called electron gain enthalpy। ठीक है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ कि डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। ठीक, अब देखो मैं ये कह रही हूँ आपसे कि मोस्टली केसेस में जो एनर्जी होगी वो रिलीज होगी। अभी हम रिलीज की ही बात कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अच्छा, जितनी आसानी से कोई भी एटम जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन आएगा, इतना एक्सेप्ट होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जैसे अगर हम हैलोजेंस की बात करें, ग्रुप 17 एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, हैलोजेंस होते हैं बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये होते हैं हैलोजेंस। अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें हम, तो कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5। NP5 ये कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों किसका,
17 ग्रुप के एलिमेंट्स का। अब आप इसमें देखो Np6 यानी कि इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से एक्सेप्ट करेंगे, जो हैलोजेंस होंगे वो एक इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लेगा, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है स्टेबल होता है, ऑलरेडी स्टेबल होता है, उनका जो ऑक्टेट होता है ऑलरेडी फिल्ड होता है, तो दे डू नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब वहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन एंटर कराओगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन हैलोजेंस जो होंगे वो आसानी से ले लेंगे। तो इनकी जो गेन एंथैल्पी होती है, क्योंकि आसानी से ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो हैलोजेंस की गेन एंथैल्पी बहुत हाईली नेगेटिव होती है। बहुत हाईली नेगेटिव का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है बच्चों, तो गेन एंथैल्पी क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। इसे नोट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। अब इसका वेरिएशन देख लेते हैं हम। अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अगर हम पीरियड में मूव करें, पीरियड में इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है बच्चों, नेगेटिव वैल्यू, इसकी जो नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है जब इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। ठीक, तो नेगेटिव होगी एंथैल्पी की वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, मतलब आप इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिख लो, इसको इस तरह से लिखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड मतलब एक पीरियड में जाने पर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी कि जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा रिलीज होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ग्रुप 17 लास्ट में होता है, राइट में होता है पीरियोडिक टेबल में, और उसके कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है उसे स्टेबल होने के लिए, तो वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है। और इसे ऐसे भी समझ सकते हो, नेगेटिव वैल्यू क्यों ऐसे बढ़ती है, क्योंकि जब हम ऐसे मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बच्चों बढ़ता है। ये आपने को मैंने कई बार बताया है प्रीवियस वीडियोस में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है अक्रॉस द पीरियड। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, एक तरह से अट्रैक्शन फोर्स है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी अंदर की तरफ आ रहा है और अट्रैक्शन फोर्स भी अंदर की तरफ लग रहा है, तो क्या होगा, वो आसानी से एक्सेप्ट होगा। और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती है, या इट बिकम्स मोर नेगेटिव अक्रॉस द पीरियड बिकॉज क्या लिखेंगे हम, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड। ठीक है बच्चों, और डाउन द ग्रुप अगर हम बात करते हैं, डाउन द ग्रुप जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो इसकी कम हो जाएगी। नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स डिक्रीजेस। ठीक है ना, बिकॉज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है इसलिए। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, ऐसे बढ़ता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से एंटर आता है और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और डाउन द ग्रुप चलने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये हो गया बच्चों वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। ठीक है, अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे अभी हम जनरली क्या मान रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब कहाँ पर एनर्जी पॉजिटिव होगी या कोई और एक्सेप्शन अगर है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए देखो एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं इसमें हम।
एक्सेप्शन में बच्चों एक तो एक्सेप्शन है इसमें, नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, वाई, क्यों होती है, क्यों होती है। ठीक है, इसका सीधा सा आंसर है क्योंकि नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होता है, उन्हें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो बच्चों क्या होगा, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उससे नोबल गैस में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, उसका अपना शेल तो भरा हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ जाएगा, वो हायर शेल में चला जाएगा, और हायर शेल में इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है ना, तो वो नहीं लेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस चीज़ से अनस्टेबिलिटी आती है वो काम आसानी से नहीं होता। ठीक है, तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर आप ज़बरदस्ती कराओगे, आपको कराना ही कराना है इलेक्ट्रॉन एंटर, तो कोई भी काम ज़बरदस्ती कराते हैं तो क्या होता है, उसमें ताकत लगानी पड़ती है, एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है ना, तो इसलिए अगर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हो नोबल गैस में तो एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड, एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसलिए नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बच्चों वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि बिकॉज they have stable electronic configuration, they have stable electronic configuration and extra electron has to enter the next higher shell, which leads to अनस्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका बच्चों इसका कि नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैज़ टू एंटर द नेक्स्ट हायर शेल विच लीड्स टू अनस्टेबिलिटी। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से उसमें क्या होगा, उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एक एक्सेप्शन। और एक एक्सेप्शन होता है क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl is more negative than फ्लोरीन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू बढ़ती है और डाउन द ग्रुप कम होती है। तो डाउन द ग्रुप कम हो रही है तो फ्लोरीन के नीचे होता है क्लोरीन, तो क्लोरीन की कम होनी चाहिए एज पर रूल, लेकिन क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से। ठीक है, तो क्यों ज़्यादा होती है, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती है फ्लोरीन से। वो इसलिए होती है बच्चों क्योंकि क्लोरीन का साइज़ फ्लोरीन से बड़ा है, तो क्लोरीन का साइज़ बड़ा होने की वजह से जब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आता है तो वो उसे आसानी से ले पाता है, उसमें किसी तरह की रिपल्शन नहीं होती है, किसी तरह का की भीड़ भाड़ रिपल्शन नहीं है। फ्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो करेगा वो भी, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। फ्लोरीन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज़ देयर। जैसे होता है ना, छोटी जगह पर अगर आप बहुत सारी चीज़ें भर दो तो धक्का मुक्की थोड़ी सी भीड़ भाड़ से हो जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ में उतनी स्टेबिलिटी नहीं आती है ना। तो इसीलिए फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, तो उतना आसानी से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है जितनी आसानी से क्लोरीन करता है, क्योंकि क्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं होता है। तो ये रीज़न है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं फ्लोरीन हैज़ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ड्यू टू its small size, and chlorine has large size. क्लोरीन का साइज क्या है, लार्ज है, and it has no electronic repulsion.
ठीक है, नो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्लोरीन में कोई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं है। तो बच्चों ये दो एक्सेप्शंस हैं जो कि आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड। आप जल्दी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। डन हो गया। चलिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब एक प्रॉपर्टी और है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक प्रॉपर्टी और है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? सबसे पहले तो ये समझना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, देखो जैसे अगर मान लीजिए किसी दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि इन दोनों एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं दो एटम के बीच में। ठीक, अब क्या होता है, कभी कभी इन दोनों एटम में से कोई एक एटम इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है ना, देखो अगर दोनों अपनी साइड से बराबर इसको खींचेंगे, जितना ये खींचेगा उतना ही ये खींचेगा, तो ये सेंटर में रहेगा। लेकिन अगर किसी एक की टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो वो जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्ससेल्फ, अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है एटम की, उसी एबिलिटी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखिए बच्चों। टेंडेंसी of an element, tendency of an element to attract shared pair of electron towards itself, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ठीक है, इज कॉल्ड, इसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये डेफिनेशन बनती है इसकी, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसका वेरिएशन और मालूम होना चाहिए आपको। अक्रॉस द पीरियड, व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड, ऐसे चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है बच्चों, इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड एंड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये नोट कर लीजिए इसी तरीके से। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसे बढ़ेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में और ग्रुप में डिक्रीज होती है, ऐसे बढ़ती है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आता है ग्रुप 17 के एलिमेंट में, यहाँ पर फ्लोरीन आ जाता है लास्ट में। अब ग्रुप में तो कम होगी, तो फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्लोरीन को हम कहते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की भी नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बस बेटा इतना ही करना है आप लोगों को, डेफिनेशन करनी है, उसका वेरिएशन पता होना चाहिए। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, हो गया। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली बच्चों, आपकी चारों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई हैं। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और बचे हुए हैं, एक वीडियो और आएगी उसमें वो कवर हो जाएंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर में कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता भी सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है या आप क्या पढ़ना चाहते हैं या कोई किसी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।